हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कंटिन्यू करते हैं अपनी एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को और अब हम बात करेंगे क्लास 8 पार्ट 2 के बारे में। हेयर वी हैव अवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर आदिवासीज? Which among of the following is not true for Adivasis? Your first option is the literal meaning of Adivasis is original inhabitants. Second option is Adivasis are not a homogeneous population. Third option is Adivasi societies have well structured and well defined hierarchy. Fourth option is they are not organized around Jati Varna principles. So you have to press the pause button and mention your answer in the comment box. आई होप आपने अपना आंसर मेंशन कर दिया है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब इसका सही आंसर है आदिवासी सोसाइटीज हैव वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल डिफाइंड हायरार्की अमंग देम। आपको बताना था नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आदिवासी के लिए ट्रू नहीं है। लेट्स सी इसका एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 8 एनसीईआरटी हु आर आदिवासीज, आदिवासीज होते कौन हैं? आदिवासीज द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। इसका मतलब आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है दैट द लिटरल मीनिंग ऑफ आदिवासी इज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। उसके बाद देखते हैं आपका अगला स्टेटमेंट। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, कुछ और भी फैक्ट्स आपको दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी and many of India's most important mining and industrial centers are located in आदिवासी area। ठीक है, जैसे आपके जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो आदिवासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। फिर ये स्टेटमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट आदिवासीज आर नॉट अ होमोजीनस पॉपुलेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आदिवासी जो पॉपुलेशन है ये होमोजीनस पॉपुलेशन नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पे डाली थी कि आदिवासीज आर नॉट अ होमोजीनस पॉपुलेशन। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है आपकी। होमोजीनस पॉपुलेशन का मतलब होता है एक जैसी पॉपुलेशन। तो आदिवासी जो है ना वो एक जैसी पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि अलग अलग ग्रुपिंग्स आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट मोर देन 500 आदिवासी ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं। दीज आर नॉट अ होमोजीनस पॉपुलेशन, होमोजीनस पीपल, राइट, ठीक। उसके बाद है आदिवासी सोसाइटीज आर मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की। अगर आप आदिवासी समाज के बारे में बात करें तो आदिवासी समाज में हायरार्की का जो कॉन्सेप्ट है वो उतना मैच्योर कॉन्सेप्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा सोसाइटी में हायरार्की आपको देखने को नहीं मिलती है। और यही कारण है कि आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। आदिवासी सोसाइटीज़ हैव वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल डिफाइंड हायरार्की अमंग देम, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आदिवासी सोसाइटी होती हैं वहाँ पे आपको सोशल जो हायरार्की है उसकी प्रेजेंस बहुत मिनिमम देखने को मिलती है, वेल डिफाइंड देखने को नहीं मिलती है, राइट। उसके बाद These make them radically different from communities organized around principle of जाति वर्ण सिस्टम। तो जैसे अगर हम रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी की बात करें, तो वहाँ पे जो सोसाइटी है वो जाति व्यवस्था में डिवाइडेड है, वर्ण व्यवस्था में डिवाइडेड है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्राइबल एरियाज़ की, तो ट्राइबल एरियाज़ में आपको जाति और वर्ण प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा मेच्योर फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही होती है। तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, बिकॉज हमसे पूछा गया था विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर आदिवासीज, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्राइब डोंगरिया कोंड्स। तो आपको बताना है डोंगरिया कोंड्स लिव्स इन कौन से स्टेट में रहती है आपकी डोंगरिया कोंड्स। योर फर्स्ट ऑप्शन इज ओडिशा, second option is Assam, third option is Arunachal, your fourth option is Andhra Pradesh. Press the pause button, mention your answer in the comment box. Let's see what is the right answer, and the right answer is A. इसका मतलब उड़ीसा। डोंगरिया कोंड आपकी कहाँ पर रहती है, कहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं? ये उड़ीसा के इनहेबिटेंट्स हैं, राइट। एक फ़ोटो दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं न्यामगिरी हिल्स लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, न्यामगिरी हिल्स कहाँ पर लोकेटेड हैं? तो उड़ीसा में लोकेटेड हैं। और यहाँ पे रहती है आपकी डोंगरिया कोंड्स, ठीक है। डोंगरिया कोंड्स एक आदिवासी कम्युनिटी है और न्यामगिरी इज़ द सेक्रेड माउंटेन ऑफ दिस कम्युनिटी। तो डोंगरिया कोंड्स कहाँ पे है आपका? डोंगरिया कोंड्स आपका
उड़ीसा में है और इनके लिए न्यामगिरी हिल्स जो हैं, न्यामगिरी हिल्स जो कि आपके उड़ीसा में है, दीज हिल्स आर सेक्रेड इन नेचर। तो ये आपको याद रखना है, कहीं पे आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपसे आदिवासीज़ के बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पूछ लेते हैं, हिल्स के बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको ये याद रखना, इट इज़ मेंशन इन योर NCERT. Let's move to our next question. The famous Sachar committee is associated with what? Question number 3. आपको बताना है सच्चर कमेटी किस चीज से संबंधित है। Your first option is the representation of women in judiciary. Second option, the proposed amendments in the Prevention of Atrocities Act 1989. Third option, examine the social and economic status of Muslim community in India. And last option is the rights of Adivasis. आपको बताना है सच्चर आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सो थिंक अबाउट इट, प्रेस द पॉज बटन एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इसका मतलब सच्चर कमिटी इज रिलेटेड टू एग्जामिन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, मुस्लिम समाज की सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को आंकने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था और उसी आयोग को, उसी कमेटी को सच्चर कमेटी भी कहा जाता है। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स NCERT से मैंने लिए हैं जहाँ पे आपको काफ़ी कंटेंट मिलता है देखने को। सो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो मुस्लिम्स की कंडीशंस को मेज़र करने के लिए, उनकी सोशल कंडीशंस को, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को, उनके एजुकेशनल स्टेटस को मेज़र करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। एक कमेटी फॉर्म हुई थी 2005 में और उसी कमेटी को आप सच्चर कमेटी के नाम से जानते हैं, राइट। ये जो कमेटी है, ये जो हाई लेवल कमेटी थी, इट वाज चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सच्चर। सच्चर आयोग, सच्चर कमेटी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। जब इस रिपोर्ट को डिस्क्लोज किया गया था तो काफ़ी सारे फैक्ट्स इसमें देखने को मिले थे, जैसे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन between 7 to 6 years is much lower than that of other socio-religious communities. तो 7 से लेकर 16 साल तक के जो बच्चे हैं, मुस्लिम चिल्ड्रन जो हैं, उनका एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सोशो रिलीजियस कम्युनिटीज़। इसका मतलब एजुकेशन के मामले में आपकी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रही है, राइट, अकॉर्डिंग टू सच्चर आयोग। इसके अलावा 25% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन इन 6 to 14 years एज ग्रुप हैव ईदर नेवर बीन एनरोल्ड इन स्कूल और हैव ड्रॉप्ड आउट। 25% पॉपुलेशन उन बच्चों की जो कि 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं, जो एलिमेंट्री एजुकेशन का पार्ट हो सकते थे, 25% ऑफ दोज चिल्ड्रन दे हैव नेवर सीन द स्कूल। स्कूल देखा नहीं उन्होंने, एनरोल कभी नहीं हुए, या फिर अगर वो स्कूल गए भी हैं तो बीच में ही वो ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो ड्रॉप आउट रेशियो भी मुस्लिम पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये सच्चर कमेटी की कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप मेंशन करेंगे अपने मेंस के आंसर में। इसके अलावा ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि सच्चर कमेटी में की रिपोर्ट में है, ओनली 4% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन आर इन मदरसास। तो ये एक मिथ है, एक स्टीरियोटाइप है, एक प्रीजुडाइज है कि मोस्टली जो मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं या मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं, मुस्लिम स्टूडेंट जो होते हैं, वो मदरसा में जाके पढ़ाई करते हैं, जबकि ये गलत फैक्ट है। केवल 4% ऐसे बच्चे हैं जो कि मदरसों में जाके पढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जो बच्चे पढ़ते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, 66% ऑफ दोज चिल्ड्रन दे अटेंड गवर्नमेंट स्कूल एंड 30% ऑफ देम अटेंड प्राइवेट स्कूल। तो टोटल आपके केवल 4% ऐसे लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं जो कि मदरसाज में जाते हैं, राइट। 66% ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, राइट। और आपके 30% वो पॉपुलेशन है जो कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ती है। सो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, जो कि आप अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे, राइट। तो इस स्लाइड्स को एक बार पॉज कर लीजिए और एक बार इसको पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। द 14th century वेल नोन भक्ति पोएट चौका मेला
तो ये एक संत हैं, ये भक्ति संत है, भक्ति मूवमेंट के टाइम पर ये इवॉल्व हुए थे, पिक्चर में आए थे। तो आपको बताना है चौका मेला जो एक 14th सेंचुरी के भक्ति पोएट हैं, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। योर ऑप्शंस आर कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। प्रेस द पॉज बटन, टेक योर चांस and write your answer in the comment box. What is the right answer? And the right answer is option C. It means चौका मेला belonged to महाराष्ट्र। कहाँ पे लिखा है? NCERT में लिखा है, ठीक है। एक बॉक्स देखने को मिलता है आपको, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है चौका मेला फ्रॉम 14th सेंचुरी महाराष्ट्र, राइट। बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखना कि मैच द फॉलोइंग में या करेक्टली मैच है, इनकरेक्टली मैच में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो चौका मेला है वो आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर राइट टू लाइफ। इनमें से कौन सा है जो कि राइट टू लाइफ के अंडर नहीं आता। योर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट टू वाटर, सेकंड राइट टू क्लीन एयर, थर्ड राइट टू प्राइवेसी, फोर्थ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो यू हैव टू प्रेस द पॉज बटन एंड आंसर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपने आप आंसर लिख दिया है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फुल टॉस क्वेश्चन है। इसको गलत अगर आप कर रहे हैं तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर प्रिपरेशन। ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो ये आपके राइट टू लाइफ में नहीं आता। राइट टू वाटर बिल्कुल आता है, राइट टू क्लीन एयर आता है, राइट टू प्राइवेसी हाल फिलहाल में इंक्लूड कर दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट। सो आपको करना क्या है, आपको बताना है उस केस का नाम जिस केस के बाद राइट टू प्राइवेसी को आपका फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो उस फेमस केस का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा केस था जिस केस के जजमेंट के बाद राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर्ड एज योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में आता है ये, ठीक है। और अगर हम राइट टू लाइफ की बात करें तो ये आर्टिकल 21 में आता है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। ये कहाँ पर लिखा है? NCERT में लिखा है। तो आर्टिकल 21 में आपका राइट टू वाटर भी होता है। Let's move to our next question, question number 6. Sustainable cities and communities is among one of the sustainable development goals is SDG number. आपको sustainable development goal का नंबर बताना है। कौन से sustainable development goal का? Sustainable cities and communities। ये अपने आप में एक अलग से गोल है, राइट। जो टोटल आपके 17 गोल हैं उनमें से एक गोल है आपका सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो आपको बताना है कि कौन से नंबर का गोल है ये। योर ऑप्शंस आर SDG 5, SDG 9, SDG 11 या फिर SDG 15। Press the pause button, mention your answer in the comment box. Let's see the right answer and the right answer is option number C. इसका मतलब SDG 11 is the right answer. ठीक, so this is your goal number 11, sustainable cities and communities. अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो करो इसको, किसी कॉपी में लिखो, इसके चिट्स बनाओ, अपनी दीवार पर चिपकाओ, जैसे चाहे जो करना है करो, बट यू शुड रिमेंबर दीज गोल्स। बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा। गोल नंबर 11 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016? फर्स्ट स्टेटमेंट इज it bans the employment of children below 14 years in all the occupations. Second, it made employment of children a non-cognizable offense. You have to identify the correct option. One only, two only, both, none. आपको बताना है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के बारे में। पहला ऑप्शन देता है आपको, पहला स्टेटमेंट ये कहता है दैट इट बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन ऑल द ऑक्यूपेशन, और सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है दैट इट मेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट। थिंक अबाउट इट, याद करो इसे एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। ऑप्शन ए का मतलब ये हो गया कि आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इट बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन ऑल द ऑक्यूपेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आया था, इससे पहले 1986 का था चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, जिसको अमेंड करके 2016 में इसको अमेंड किया गया, और अब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 है।
और इस एक्ट के अनुसार कोई भी बच्चा 14 साल से अगर नीचे है तो वो किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता, राइट। इन ऑल द ऑक्यूपेशन उसको बैन कर दिया गया है। दूसरी स्टेटमेंट में क्या गलती है, इट मेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नहीं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपको याद होगा कल भी हमने किया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं, ये वो ऑफेंस होते हैं जब अरेस्ट अगर किया जा रहा है, जब आपको गिरफ्तार अगर किया जा रहा है तो आपको जो है वारंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी जज की परमिशन, किसी जज के वारंट की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के जो अपराध होते हैं उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है, ना कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। इसका मतलब इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन। लेट्स सी एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी बोलती है इन 2016 पार्लियामेंट amended the Child Labor Prohibition and Regulation Act of 1986 banning the employment of children, very important, यहाँ से आप पढ़ें, banning the employment of children below the age of 14 years in all occupation, ठीक है, एंड ऑफ एडोलिसेंट यानी 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चे इन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस। तो 14 साल से अगर कम के बच्चे हैं तो वो तो किसी भी ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर सकते, उन पे कंप्लीट बैन लगा दिया है। लेकिन जो 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे हैजार्डियस नेचर की जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो काम है वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ आपको कुछ अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं। एंड दे डिक्लेयर्ड एट इट एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसका मतलब आपको वारंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करता हुआ पाया जाता है तो उसको जो है 6 से लेकर 2 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का चालान उसका काटा जा सकता है, जुर्माना उसे दिया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन एक ऐप, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक ऑनलाइन पोर्टल है पेंसिल नाम से। तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैकिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट एंड ऑल। तो ये क्या है, बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने मेंस के आंसर में ये लिख सकते हैं कि पेंसिल जो ऑनलाइन पोर्टल है ये किस चीज़ के लिए बना है, ये बना है आपके बच्चों से संबंधित अगर कोई क्राइम है तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए, किसी बच्चे को अगर ट्रैक करना है तो उसके लिए, और बाकी जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है उसकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी पेंसिल का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल केस ट्रेजेडी। बेसिक क्वेश्चन है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं इसे। जो भोपाल केस ट्रेजेडी हुई थी इसमें कौन सी गैस थी जो लीक हुई थी। योर ऑप्शन इज मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। प्रेस द पॉज बटन, मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इसका मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज द करेक्ट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनाइड, राइट। एनसीईआरटी में मेंशन है आपका ये 1984 में, 2 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC जो गैस है, जो कि हाईली पॉइजनस गैस है, वो लीक हो गई थी और जिससे काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी, हज़ारों लोगों की डेथ का कारण ये गैस बनी थी, राइट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल। वी विल स्टार्ट MCQs ऑफ 9th क्लास, उसको भी हम 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यू गाइज आर राइटिंग आंसर्स, यू गाइज आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, और अच्छा स्कोर भी आप लोगों का रह रहा है, और आपको भी खुद ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं इन MCQs को प्रैक्टिस करके। NCERT जिन लोगों ने पढ़ी है उनके लिए एक रिवीजन के तौर पर ये कोर्स है, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी तो उनको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि आप किस तरीके से, किस पर्सपेक्टिव से आपको NCERTs पढ़नी है, राइट। सो कीप डूइंग द गुड वर्क, कीप डूइंग द हार्ड वर्क, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योर फैमिली, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।